तो आपने देखे यहाँ पर हमारे संवाददाताओं की ये रिपोर्ट जो ग्राउंड जीरो से थी, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था भी फिलहाल के मौके पर है। लेकिन ज्योति ने कहा जा करके देखे, पूरी तरह से उस वीडियो को बनाया, अपने यूट्यूब चैनल पर जो है उसने अपलोड किया और सीधे तौर पर देखे ये पूरी जानकारी उसने पाकिस्तान के लिए साझा की है अपने YouTube चैनल के जरिए। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सभी मेहमान जो है जुड़ चुके हैं, उनसे हम आपका तारुफ करा देते हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहीं पर हमारे साथ कुछ देर के बाद एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी जो है वो जुड़ेंगे, ये भी डिफेंस एक्सपर्ट है। उसी के साथ हमारे साथ महंत रामदूत दास हिंदू धर्म गुरु हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वहीं पर डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत यूट्यूबर सामाजिक कार्यकर्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आलोक वत्स जी राजनीतिक विश्लेषक है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, वो भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सबसे पहले अनुज चौधरी सर आपका माफ कीजिएगा, अनुज सर आपका हम रुख करते हुए माथुर सर कि जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक नए खुलासे होते चले जा रहे हैं। अभी पूछताछ का दौर जो है खुफिया एजेंसीज यानी कि आईबी के तरफ से भी जो है पूछताछ का दौर जारी चल रहा है। वहीं पुलिस बाहरी तौर पर जो है उसके और भी कनेक्शन को जांचने की जो है वो तैयारी कर रही है। लेकिन पूछताछ में अभी तक ज्योति के चेहरे पर जो है वो शिकन की जो लकीर है वो दिखाई नहीं दी है। और इसी के साथ जब उससे पूछा गया कि दानिश कौन है, उससे आपका संबंध क्या है, उस पर भी कुछ कहते हुए वो दिखाई नहीं दी। सीधे बस उसने इतना ही बताया, पाक मैं नॉर्मली गई थी, वहां वीडियो बनाया जो एक ब्लॉगर करता है, बस महज इतनी ही जानकारी वो साझा करती है। अभी तक अगर उसके पहले की वीडियोस को भी देख ले अनुज सर, तो उसने ना आतंकवादियों को लेकर के कुछ कहा कि हम नेगेटिव तौर पर कुछ बातें कहते हैं, गुस्सा आता है, आतंकवादी हैं, आप उनका सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, या कुछ ना कहे ऐसा हो नहीं सकता अगर आप इंडियन हैं। और ना ही पाकिस्तान के लिए उसकी तरफ से कोई बात आती है। आप सरकार के लिए बात कहते हैं, आप वहां पर सैलानियों के लिए बात कहते हैं। ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं ज्योति की सोच, उसकी मानसिकता पर सब कुछ बता दे कि किस तरह का उसका पाकिस्तान का प्रेम था। हाँ बिल्कुल किरण, देखिए ये बात बिल्कुल साफ है, इसमें हमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। और हर चीज की टाइमिंग को आप देखिए, टाइमिंग वो पहलगाम कब गई, वो पाकिस्तान उसके आसपास कब गई, फिर 3 बार पाकिस्तान, 1 बार चीन, ये पूरा इसमें कोई संदेह मुझे नजर नहीं आ रहा है। सारे डॉट्स जो हैं वो कनेक्टेड लग रहे हैं। अब आप देखिए किस प्रकार से, मैं ये एक बात आपको बताना चाहता हूँ किरण, की जो यूट्यूबर्स होते हैं, जो ब्लॉगर्स होते हैं, वो कुछ भी लिख सकते हैं, आपको स्वतंत्रता है, लेकिन वो कंटेंट जो है वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं हो सकता, और वो कंटेंट राष्ट्र के खिलाफ कोई भी बात नहीं हो सकती। ये मेरा बहुत फर्मली मानना है। आप अगर कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए आप पुरी के मंदिर में गए, पुरी के मंदिर में, मंदिर के बारे में आप लिख सकते हैं, वहां सिक्योरिटी कितनी है, वहां पर पुलिस कहां पर है, वहां से आप एंट्री कहां से ले सकते हैं, वहां सेफ कहां पर है। ये बातें मुझे नहीं लगता कि ये बातें कोई नॉर्मल ब्लॉगर लिखेगा। हम सब ब्लॉग्स देखते हैं, तो मेरे को ये मेरा ये प्योर शॉट मानना है कि जिस प्रकार के लोगों के साथ वो कनेक्टेड थी। देखिए 3-4 चीजें साफ उभर करके सामने आ रही हैं। और पहली चीज तो ये है कि वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी जानकारी, जाने अनजाने, ये बात अभी एस्टेब्लिश होनी बाकी है, जाने अनजाने ऐसी जानकारी वो दे रही थी जो कि भारत के खिलाफ खुफिया जानकारी हो सकती है। पहली बात, सिक्योरिटी कहां पर है, क्या आपके पुलिस पोस्ट कहां लगे हुए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी होती है अगर आपको कोई कार्रवाई करनी है। ऐसी जगहों से वो जानकारी दी जा रही थी। इस प्रकार के ब्लॉगर बहुत ज्यादा, मुझे लगता है, मंदिरों में, मस्जिदों में और इस प्रकार के रिलीजियस जगहों पर जाने के लिए नहीं इस प्रकार के लोगों को दिखा जाता है। लेकिन चलिए मान लीजिए किस वजह से भी वो वहां गई। दूसरी बात ये थी कि जो भारत के खिलाफ जो उनका टोन, टेनर और कंटेंट उनके हर एक ब्लॉग में या हर एक वीडियो में, अधिकतर वीडियो में नजर आ रहा है। तीसरा, उनके लगभग हर वीडियो में पाकिस्तान प्रेम, पाकिस्तान बहुत सुंदर है, पाकिस्तान में कोई खराबी नहीं है, पाकिस्तान में सब सेफ हैं, माइनॉरिटीज ठीक हैं। आप मुझे बताएं। चौथी बात यह है कि वो जो दानिश एक नोटेड आईपीओ है, उसको पीआईओ होते हैं जो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स होते हैं, और वो उसको हमने डिपोर्ट कर दिया है। वो बहुत पक्के तौर पे ऐसे लोगों को यहां पर एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा था। और ये बिल्कुल साफ है कि जो 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 ज्योति मल्होत्रा है वो उनके जाल में पूरी तरह फंसी हुई थी। आप मुझे बताएं,
सर आप इसे जाल में फंसना कहेंगे या ये कि खुद अपने आप को जाकर के वहां पर रख देना कि ठीक है हम तो तैयार हैं क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ व्यूज चाहिए और हमें चाहिए कि हम आराम से पूरे देश का दौरा कर सके। जी जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि क्या होता है कि ये जो पीआईओज होते हैं, ये लोग ऐसे ही लोगों को टारगेट करने की कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई प्रलोभन अगर आपको कहीं फंसा सकता है या आपके जाल में ला सकता है, वो प्रलोभन किसको, और उसके अलावा सिर्फ प्रलोभन नहीं है, उसके अलावा एक और इनकी क्वालिटी मेरे को लगता है जो कि पाकिस्तानियों को नजर आई होगी, वो क्वालिटी है कि इनके कुछ फॉलोअर्स थे, 2-2.5 लाख 3 लाख फॉलोअर्स काफी होते हैं। तो ये फॉलोअर्स उनको लगा कि इनके थ्रू हम अपना प्रचार कर सकते हैं, और एक बार ये पाकिस्तान के प्रो पाकिस्तान प्रचार शुरू कर देंगे या एंटी इंडिया प्रचार शुरू कर देंगे, तो भारतवर्ष में बहुत बड़ी जनसंख्या इस प्रकार की है। कल भी मैं ये कह रहा था, जो कि भारत के खिलाफ कुछ भी कहने के लिए तत्पर रहती है, एक मौका मिले और भारत के खिलाफ बातचीत करने में तैयार हो जाते हैं। हमारे ही देश में हुआ है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, और भी कई सारी चीजें हैं, तो वो हमारे ही देश में हुई है। तो ये मैं कई बार कहता हूँ कि जो हमारा जो युद्ध है, वो सिर्फ पाकिस्तान चीन के खिलाफ नहीं है। हमारा युद्ध जो लोग भारतवर्ष के अंदर एंटी इंडियंस बसते हैं, या एंटी इंडियंस भी नहीं कहूंगा, जो भारत को फलता फूलता नहीं देखना चाहते, कोई रीजन मेरे को समझ में नहीं आता, लेकिन है, और उसमें बड़े लोग भी हैं, उसमें कोई नेम्स की जरूरत नहीं है, हमको सब दिखाई दे रहा है, सब नजर आता है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो बिल्कुल सर, देखिए ना अभी तो नया नाम भी उजागर हो रहा है, नवांकुर चौधरी नाम आ रहा है सामने में, इसके अलावा और भी यूट्यूबर्स के नाम सामने आ रहे हैं। अब ये बात समझ में नहीं आ रही है कि इतने यूट्यूबर्स जो आप पैसा अपने देश से कमाते हो, रहते यहाँ पर हो, लेकिन ऐसे आप बोली, क्योंकि नवांकुर चौधरी का अगर यूट्यूब वीडियो देख लिया जाए सर, तो सीधे तौर पर वो सेना को अपशब्द कहते हुए दिखाई देता है, मतलब ये सोच से परे है। जी वही मैं कह रहा हूं कि जो कंटेंट है उसको कहीं ना कहीं जांचने की जरूरत है। कितने भी यूट्यूबर्स हैं, एक सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार से हम लोग अपने फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर सेंसर बोर्ड लगाया, कल भी मैंने कहा था, उसी प्रकार से एक कहीं ना कहीं एक ऐसा बॉडी होनी चाहिए जो कि ये सोशल मीडिया के ऊपर, जो सोशल मीडिया पे जो फैलाया जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया की रीच बहुत ज्यादा होती है और वो बहुत तेजी से पूरी दुनिया में फैलता है, और ये कंपाउंडिंग के साथ होता है। आपने 4 लोगों को भेजा, उन 4 ने 4 और लोगों को भेजा, उन 4 ने 4 और लोगों को भेजा, आधी दुनिया के पास वो मैसेज पहुंच जाएगा इन नो टाइम। ये बहुत पावरफुल टूल है, बहुत पावरफुल, बिल्कुल बिल्कुल। और अब उसी का इस्तेमाल जो है, बिल्कुल अब उसी का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर सांत्वना जी भी जुड़ी हुई हैं, यूट्यूबर के साथ साथ यहाँ पर देखिए सामाजिक कार्यकर्ता भी है, इसलिए बहुत बेहतरीन तरीके से सांत्वना जी आप हमें भी बता पाएंगे, क्योंकि जिस तरह देखिए अनुज सर ने अभी कहा कि ये इतना पावरफुल है, कोई भी मैसेज जो है यहां से लेकर के दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचाने के लिए, तो इसको कहीं ना कहीं इसका जो प्रयोग है वो बहुत सही तरीके से करना होगा। इसका मिसयूज जो है किसी भी देश के लिए खतरनाक हो सकता है। देखिए अभी सामने भी चीजें आ रही है, किस तरह से अब तक हम समझते थे ट्रैवल ब्लॉगिंग, ओके अच्छा ठीक है, देशों में जाते होंगे वहां की खूबसूरती दिखाना, लेकिन उसी का इस्तेमाल देखिए किस तरह से आईएसआई कर रही है, उसी का इस्तेमाल देखिए यहाँ पर किस तरह से जो है आर्मी के लोग कर रहे हैं पाकिस्तान के, यानी कि पूरा पाकिस्तान ऐसे यूट्यूबर्स को खोज रहा होगा। पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ज्योति पाकिस्तान जाके ये सब कर रही हैं, तो संदिग्धता तो वहीं से क्रिएट हो जाती है कि कोई भी व्यक्ति अगर शत्रु देश के पास जाकर वहां के व्यक्तियों से मिल रहा है, वहां के वीआईपी लोगों से मिल रहा है, तो सबसे पहले प्रश्न तो वहीं पर उठता है कि ऐसे कंटेंट दिखाए क्यों जा रहे हैं और उन कंटेंट की जांच क्यों नहीं हो रही है, और उस लड़की के इतने ज्यादा फॉलोअर हैं, मतलब एज अ सोसाइटी भी आप उस लड़की को फॉलो कर रहे हो जो कि पाकिस्तान में जाके वीडियोस बना रही हो, तो ये हमें रिसेट करने की जरूरत है। मैं कई पक्षों पे बात करूंगी। देखिए सबसे पहले जो हमने ये डिबेट की शुरुआत की है वो धर्म से की है कि धार्मिक जगहों पर जाकर ज्योति वीडियो बनाती थी, तो काल नेमी और रावण हर युग में हुए हैं कि वो एक छद्म भेष धारण करके कि मैं धर्म को फॉलो कर रहा हूं और दूसरों के ये संकट बने हैं, तो यही कार्य ज्योति कर रही है कि जो काल नेमी थे वो हनुमान के रास्ते में ऑब्जेक्ट कर रहे थे, यही हमारे ज्योति भारतीय सेना के रास्ते में ऑब्जेक्शन कर रही है, हमारे देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। दूसरी बात पे आती हूँ कि ऐसे लोगों को जो कि इन्फ्लुएंशियल हैं, उनके कंटेंट जरूर जांचे जाने चाहिए। जैसा सर कह रहे थे कि एक जांच एजेंसी होनी चाहिए। देखिए यूट्यूब, फेसबुक, सबका जो ऑफिस है वो हमारे देश में नहीं है, इनके रीजनल ऑफिस है, इनकी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो हमारे देश में नहीं है। तो भारत सरकार को ये
निश्चित करना चाहिए कि ऐसे जो भी यूट्यूब में, फेसबुक में या किसी भी सोशल मीडिया में कंटेंट डाले जाते हैं उन पे भी सेंसरशिप हो। नहीं तो ये एक दूसरे से और कितना फैल रहा है, नहीं नहीं कोई भी एक चीज अगर अब तो नेगेटिव शांतनु जी ये होगा ही होगा, ये तो मस्ट है। अब तो आप देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर ही नहीं सकते, क्योंकि देखिए ना केवल पाकिस्तान, चाइना इसी तरह से चाहेगा कि जो देश की हमारी चीजें हैं, संवेदनशील डॉक्यूमेंट्स है, संवेदनशील जानकारियां हैं, या फिर बॉर्डर में किस तरह से सैनिकों की तैनाती है, वहां पर कौन से जो मिसाइल्स है या फिर जो हथियार है उसको वहां पर लगाया गया है, कौन से टैंक पूरी जाए। तो लेकिन देखिए, लेकिन देश के यूट्यूबर को भी तो अपनी थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए ना कि उनको क्या कंटेंट देना है, नहीं देना है। सिर्फ यूट्यूबर को नहीं, सोसाइटी को ओवरऑल यस चाहिए कि हम ऐसे लोगों को फॉलो क्यों कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आइडियल क्यों बनाए हैं, देश के सेना को हम आइडियल क्यों नहीं बना रहे हैं, देश की सेना जो इस तरह से कार्य कर रही है, बॉर्डर पे जाके सुरक्षा कर रही है, उनको क्यों ग्लोरीफाई नहीं किया जा रहा है। ऐसे बकवास लोगों को जो कि मतलब दूसरे देश के टुकड़ों पे पल रहे हैं, उन्हें हम क्यों इन्फ्लुएंशियल मान रहे हैं। ये एज अ सोसाइटी भी इवॉल्व करने की जरूरत है, और यूट्यूबर्स की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए, और इनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिससे ये दोबारा ऐसे काम करने की हिम्मत ना हो। ये बहुत जरूरी है। अगर ये श्योर नहीं किया जाएगा कि सिर्फ ऐसे मतलब डिबेट करके या कुछ केसेस करके छोड़ दिया जाएगा, तो ये पनपता ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होने अब तो वाला बड़े है। पैमाने पे जो है गिरफ्तारी का दौर चल रहा है, गिरफ्तारी कई लोगों की हुई है और पूछताछ का दौर भी जारी है। रामदू जी, धर्मगुरु रामदू जी आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए धर्म का जिक्र किया और हम देख भी रहे थे ज्योति मल्होत्रा जो है या फिर हम अन्य यूट्यूबर्स जिनको अभी गिरफ्तार किया गया है जो शक के दायरे में है, और उनसे पूछताछ का दौर भी अब देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। इसमें धार्मिक स्थलों को लेकर के मतलब खास तौर से, क्योंकि भारत में देखिए धार्मिक स्थल जो है बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि भावनाओं से जुड़े हुए हैं। जो 80 करोड़ की बात यहां पर की जाती है, माफ कीजिएगा 80% लोगों की बात जो की जाती है यहां पर, उनको अगर ठेस पहुंचाना है, उनको अगर तकलीफ पहुंचानी है, उनको अगर पिंच करना है, तो उनके धार्मिक स्थलों पर आप एक बम फोड़ दीजिए। ऐसी मानसिकता के साथ पाकिस्तान पनपता है, इसी मानसिकता के साथ चाइना पनपता है। बांग्लादेश की भी स्थिति लगभग अभी यही होती जा रही है, जो हम वहां पर हिंदुओं की स्थिति को देख रहे हैं। ऐसे में आपसे यह समझना चाहेंगे कि धार्मिक स्थलों को लेकर के यूट्यूबर्स के लिए क्या कुछ एक नॉर्म जो है वो क्रिएट करने की जरूरत है, बनाने की जरूरत है कि आप इस एरिया में नहीं जा सकते हैं, आप ये जानकारी साझा नहीं कर सकते हैं, खासतौर से सुरक्षा को लेकर। मेरा मानना है कि धर्म किसी भी देश से बड़ा नहीं हो सकता। अगर देश है तो धर्म है, और अगर भारत है तो धार्मिक स्थल सुरक्षित है, मेरे मानने से। लेकिन यहाँ एक बात होती है कि अभिव्यक्ति की आजादी एवं संविधान से मिली ये खुली छूट, इनके द्वारा देश की मानवता, देश का धर्म और देश की शांति, सारी चीजें निशाने पे है। आप देखिए, यूट्यूबर हैं या कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, वो सिर्फ कुछ व्यूज के लिए या अपने स्वयं के विकास के लिए, आर्थिक रूप से या सोसाइटी में उनके विकास के लिए, वो किसी भी हद पर जाने के लिए तैयार हैं। कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, कुछ चीजें पर्सनल होनी चाहिए। जैसे सेना की जानकारी है, अब क्या होता है, कोई भी कहीं भी कैमरा खोल के किसी भी चीजों पे अपना एक मत देना शुरू कर देता है। मैंने ये बहुत से वीडियो देखे हैं कि देश के प्रधानमंत्री तक के लिए लोग उलूल जुलूल बोल देते हैं, जबकि वो एक ऐसे प्रतिष्ठित पद पे हैं जिनके लिए कहीं ना कहीं राजद्रोह का केस होना चाहिए अगर वो बोलते हैं। क्योंकि एक देश का प्रधानमंत्री जब तक अपनी कुर्सी पर आसीन है, वो कुछ भी हो, कैसा भी हो, लेकिन वो देश का पंत प्रधान है, और उसकी सुरक्षा और उसकी आत्मसम्मान की रक्षा करना पूरे देश का कर्तव्य होता है। और मैं तो ये बात रखता हूं कि कहीं ना कहीं कोई भी ऐसा कंटेंट बनता है और सोशल मीडिया पे लागू होता है और उसमें उन्हें दोषी पाया जाता है, तो उनके खिलाफ सेक्शन 113 के उसमें चार्ज में उन्हें बुक करना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन यहाँ समझने की बात है कि एक सामान्य सी महिला जिसे भारत में ही अपने देश में यहाँ की पर्सनल या यहाँ की जो कानूनी व्यवस्था है उसमें पहुंचने के लिए बहुत सी मुश्किलें सामने आ जाए, और वो सीधा मरियम नवाज से मिलती हैं, वहाँ के ISI ऑफिसर से मिलती हैं, या मतलब उनके इंटेलिजेंस के ऑफिसरों से मिलती हैं, और उन्हें वहाँ एक Z+ सिक्योरिटी का ट्रीटमेंट दिया जाता है, एक बेहतर ट्रीटमेंट दिया जाता है, VVIP ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ये एक सामान्य चीज तो नहीं हो सकती। एक आप समझिए, धार्मिक स्थल
क्योंकि वहां भीड़ ज्यादा होती है। और कई ऐसी चीजें हैं यूट्यूब से उन्हें प्राप्त हो जाती हैं, वीडियोस से प्राप्त हो जाती हैं। तो बिल्कुल। ये कहीं ना कहीं ज्योति मल्होत्रा जैसे लोगों को एक स्लीपर सेल जैसा पाकिस्तान विकसित कर रहा है। कहीं ना कहीं लव जिहाद के मामले ले लो आप, लैंड जिहाद के मामले ले लो, या साइबर अटैक ले लो, तो पाकिस्तान हर तरीके से अपनी नापाक कोशिश में भारत को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। अब मैं आपके सवाल पे लौट के आता हूँ कि धार्मिक स्थलों में एक चीज और होती है, कहीं ना कहीं सरकार को ये शक्ति दिखानी है, हर धार्मिक स्थल पे सिक्योरिटी व्यवस्था है, और जहां नहीं है उसमें सरकार को सिक्योरिटी व्यवस्था अलॉट करनी चाहिए, और पूर्ण रूप से, केवल लिखने के लिए नहीं कि यहाँ कैमरा प्रतिबंधित है, वहां ये होना चाहिए कि मेन गेट के बाहर ही आपका फोन कैमरा सब जमा होने चाहिए, और इससे ये कहीं ना कहीं पर्सनल जो वहां की जानकारी है वो लोगों तक लीक ना हो पाए। लेकिन कहीं ना कहीं अभी कई जगह ऐसा है कि सिर्फ लिखा हुआ होता है कि यहाँ फोटो खींचना अलाउ नहीं है, लेकिन अंदर ब्लॉगिंग चल रही होती है, या वीडियो बनाए जा रहे होते हैं, या फोटो खींची जा रही होती है, और जब सोशल मीडिया पे अपडेट होती है तो कहीं ना कहीं वो पूरा देश या विश्व देख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत गहराई से भारत की सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ तो हो रहा है, और इसमें सबसे बड़ी मुख्य दिक्कत है, मंदिरों को बचा लिया जाएगा, प्रयास कर लिया जाएगा, लेकिन सेना की जानकारी और देश की जानकारी, इस पर विशेष गौर करने की आवश्यकता है, विशेष गौर करने की जरूरत है। और देखिए, अभी हाल फिलहाल में मुझे लग रहा है पहलगाम हमले के हफ्ते 2 हफ्ते पहले जो है अयोध्या में राम मंदिर को भी बम से उड़ाने की जो धमकी मेल के जरिए पहुंची थी, इस तरह की धमकियां ऐसे लगातार आती रहती हैं। आलोक सर, आपका, क्योंकि देखिए रामदूत धर्मगुरु रामदूत जी ने जो सीधे तौर पर यह कहा कि इसमें सरकार को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सख्त जो है वो पूरी तरह से वहां पर नॉर्म्स बनाने की, लॉ बनाने की जरूरत है कि सिर्फ लिखा ना हो तख्ती के ऊपर में कि कैमरा ले जाना वर्जित है, बल्कि आप नहीं ले जाएंगे, कोई भी कीमत आप चुकाएं, लेकिन आप फिर भी आपको नहीं ले जाना है। इस तरह की एक सख्ती जो है होनी चाहिए। हम बड़े बड़े, चाहे हम काशी विश्वनाथ की बात कर ले या फिर हम अन्य जगहों की बात कर ले, कई जगह पे है कि चलिए आप नहीं ले जा पाते, लेकिन कई ऐसे मंदिर है जहां पर आप ले जा भी पाते हैं, आप अंदर में पूरे तरह से उसकी तस्वीर खींचते हैं, आप वीडियोस बनाते हैं, व्यूज के लिए आप सब कुछ करते हैं, लेकिन देखिए उसका फायदा भी उठाते हैं। और कई ऐसे यूट्यूबर जो पाकिस्तान जैसे आईएसआई इनके हाथ और इनके चक्कर में फंस जाते हैं, उसका फायदा भी यहां पर आईएसआई लोग उठाते हैं, यानी कि जासूसी करते हुए ये दिखाई देते हैं। देखिए किरण जी, एक बात मैं स्पष्ट रूप से कह दूं कि फेसबुक, व्हाट्सएप और ये यूट्यूब, इस पर कोई नियंत्रण नहीं। ये जो यूनिवर्सिटीज हैं, इस पे आए दिन तरह तरह के अश्लील चीजें परोसी जा रही हैं, और जिस पर कोई नियंत्रण नहीं है। कोई भी आदमी किसी का भी कुछ भी बनाकर फोटो पेश कर देता है। अभी हाल में मेरे संज्ञान में आया, एक लड़की ने कभी आज से 4-5 बरस पहले किसी मैथिली फिल्म में, बिहार के भोजपुरी मैथिली फिल्म में काम किया था। अब वो कहीं सर्विस कर रही है दिल्ली में। उस वहां से उसका फोटो निकाल कर इतनी अश्लील बातों के साथ उसको चला दिया कि वो आत्महत्या करने पर उतारू हो गई। कोई कंट्रोल नहीं है। पुलिस में चीजों को बताया गया, लेकिन उसकी तहकीकात जारी है। उसका जो होना था हो गया। तो ऐसी चीजों पर कोई नियंत्रण नहीं है। जो अभी ये सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा पर नियंत्रण होना चाहिए, इस पर बहुत सख्ती से नियंत्रण होना चाहिए। बिल्कुल कोई नियंत्रण नहीं है। आए दिन आप झूठ फैला देते हैं, कोई ऐसी चीज फैला देते हैं जिसका कोई सार नहीं है, जिसका कोई सत्यता से कोई उसका नाता नहीं है, और वो दूर दूर तक लोगों के पास पहुंच जाता है। पहलगांव में भी जो हादसा हुआ, निश्चित तौर पर मानिए कि भारत के भी लोगों के साथ उनकी इंफॉर्मेशन उनके थी, जो उन्होंने इतनी सुगमता से, मैं कहूंगा, उस घृणित कार्य को अंजाम दिया। तो ऐसे लोगों पर भारत सरकार को अगर ये संलिप्त पाए गए, जैसे ये ज्योति है, अगर ये इनकी संलिप्तता, अभी तो मामला तहकीकात के तहत है, अगर इनकी संलिप्तता सिद्ध हो जाती है तो इनको फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि देशद्रोह का मामला बहुत बड़ा मामला है। चाहे वो धार्मिक स्थल से जुड़ा हो या सैन्य अधिकारियों की लिस्टिंग से जुड़ा हो। अगर ऐसे लोगों पर सिद्ध हो जाती है बातें, इन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट में रख के
इमीडिएट विद इन 48 आवर्स इसका निष्पादन होना चाहिए। और इन पर अगर 2-4 ऐसे लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा कानून के द्वारा, तो लोगों की रूह कांप जाएगी देशद्रोह के मामले में ऐसी कोई हरकत करने से। इतना मैं आपको बता देता हूं। जी, वी नीड टू टेक स्टर्न एक्शन अगेंस्ट दीज पीपल, एब्सोल्युटली। वेरी स्टर्न एक्शन। फिलहाल यहाँ पर जांच अभी जारी है और जैसे ही संलिप्तता पाई जाती है, यानी कि पूरी तरह से इस चीज को लेकर के पुख्ता, सिद्ध हो जाने पर, बिल्कुल सर, बिल्कुल जैसे ही पुख्ता ये चीजें हो जाती हैं वैसे ही देखिए कार्रवाई जरूर होगी और मुझे लग रहा है बख्शा जाना भी नहीं चाहिए और ये एक देश की कार्रवाई, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई सिर्फ जेल में डाल देना नहीं है, जेल में भी डाल दीजिएगा तो वहां भी उनके कनेक्शन पहुंच जाते हैं और वहां से भी वो काम करना चालू कर देते हैं। हमें आए दिन पता लगता है कि बड़े बड़े क्रिमिनल जो जेल में सालों से बंद है, वहीं से वो अपना गैंग ऑपरेट कर रहे हैं। वो फोन कर रहे हैं लोगों को, फिरौती मांग रहे हैं। ये है इस देश का प्रेजेंट का ये तो जी। हमारे साथ यहाँ पर पूर्व रॉ अधिकारी भी जो है वो जुड़े हैं, एनके सूद साहब। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सूद साहब आपसे, क्योंकि देखिए हम लगातार देख रहे हैं अभी जो जांच जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ती चले जा रही है उसमें हम ये देख रहे हैं कि एक नहीं, दो नहीं, ना जाने कितने यूट्यूबर्स हैं जो सेना के खिलाफ लिखते हैं, बहुत सारी अगेंस्ट में बातें जो है वो भारत की लिखते हैं। तो क्या केवल इनका मकसद जो है एक वीडियो के जरिए जो है जानकारी पहुंचाना कि कितने देखिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, कितने लोग, कितनी भीड़ यहां पर इकट्ठा होती है, अगर आप इसको निशाना बनाते हैं तो शायद आपको ज्यादा, क्योंकि देखिए आतंकियों का एक ही काम है, पाकिस्तान का एक ही काम है, ज्यादा से ज्यादा सिविलियंस को मारना। यही उनका एक मकसद है। इसी सोच के साथ वो जीते हैं और इसी सोच के साथ वो मर जाते हैं। और इसी को लेकर के क्या ये यूट्यूब इसमें ही संलिप्त है, ये यूट्यूबर्स, या इसके अलावा हम ये भी माने कि एक तरह का प्रोपेगेंडा नैरेटिव भी चलाया जा रहा है, जो हम लगातार आपसे बात भी करें। देखिए नवांकुर का नाम सामने आता है, सेना के अगेंस्ट में बात कहते हैं, हथियार के अगेंस्ट में बात कहते हैं। जो हमने यहाँ पर आत्मनिर्भर युद्ध लड़ा, जो हमने यहाँ पर अपने हथियारों का पराक्रम और शौर्य दिखाया, जिसकी वजह से चाइना के हथियार जो है वो धराशायी हो गए, हमने उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया। उसके बाद देखिए इस तरह के वीडियो सामने आते हैं। यानी आप में कोई शर्म नहीं है कि देश दिखा कुछ आ रहा है, बता कुछ रहा है, डेलीगेशन जा रहे हैं ताकि पूरी दुनिया में जो है भारत की चीजों को बताया जा सके कि इस बेहतरीन तरीके से, किस रणनीति के साथ जो है ये युद्ध को लड़ा गया, 3 दिन में घुटे टेके गए। लेकिन यहां पर देखिए ये यूट्यूबर्स, देखिए यूट्यूबर का एक एजेंडा है। अगर आप नेगेटिव प्रोपेगेंडा करेंगे तो आपके यूट्यूब बहुत जल्दी प्रमोट होगी। यूट्यूब भी प्रमोट करेंगे, जो एंटी नेशनल लोग हैं वो भी प्रमोट करेंगे। अगर आप नेशनल एजेंडे पे बात करेंगे तो यूट्यूब आपको प्रमोट नहीं करेगी। एक तो ये बात है और इसलिए काम करते हैं। फिर इनकी मेंटेलिटी उस टाइप की है, यानी कि इनका एटीट्यूड है कि एंटी नेशनल काम करना इनको पसंद है। और तीसरी बात है कि इनका पाकिस्तान प्रेम, वो भी बात है। अब अगर बात करते हैं ज्योति मल्होत्रा की, देखिए ज्योति मल्होत्रा ने बहुत भारी गलती कर दी। वो सोच रही थी मुझे कोई देश नहीं रहा, मुझे कोई वास नहीं करता। 3 बार पाकिस्तान चली गई और जब आप एक बार पाकिस्तान जाते हैं तो आप पे नजर तो हमारी जिसकी पड़ जाती है। फिर वहां जाकर ट्यूबें बनाई, सब कुछ किया, कोई बात नहीं, तब भी चलता है। लेकिन इनका टाइमिंग बहुत गलत था। ताबूर राणा इंडिया के अंदर लाया गया और वो भी यही काम कर रहा था। और उसके साथ साथ आप देखिए जब यहाँ पे पहलगाम में जिस तरीके से हिंदुओं पे अटैक किया गया तो वो भी एक इशू था। और जिस तरीके से मंदिरों पे जानी शुरू हो गई है, मंदिरों की करने लगे। देखिए पाकिस्तान की हमेशा इंटेंशन रही है इंडिया के मिलिट्री टारगेट्स तो टारगेट करना ही है, लेकिन साथ में इंडिया के रिलीजियस टारगेट को। आप यहाँ पे स्वर्ण मंदिर पे अटैक करने की प्लान कर रहे थे पाकिस्तान, पूरी बात थी उसके अंदर। और इवन आप 1965 में देखिए कि पाकिस्तान के वारशिप गुजरात के पास आए और हमारे सोमनाथ टेम्पल पे उन्होंने बम फेंके, लेकिन लकीली वो डैमेज नहीं हुआ। तो क्या पर्पस था कि सोमनाथ टेम्पल पे क्या वहां पे कोई लोग बैठे हुए थे? और दूसरी बात है, जो ज्योति काम कर रही थी, चाहे जानबूझ के काम कर रही थी, पता इसको था कि क्या काम कर रही है, कोई नादान लड़की नहीं है। वहां पे आप मंदिर की वीडियो बनाते हैं तो कोई बात नहीं, आप बनाइए, लोग खुद भी बनाते हैं। लेकिन आप जिस तरीके से जानकारी इकट्ठी कर रही थी, एक पाकिस्तान को मैसेज भेज रही थी कि ये मंदिर यहाँ पे है, इस पे ये गेट है, फलाना है, सारी वीडियोस बना के दिखाई जा रही थी। और एक पर्पस था पाकिस्तान को भेजने का कि आप यहाँ पे अगली बार अटैक करो। या पाकिस्तान प्लान कर रहा था इंडिया के मंदिरों पे अटैक करना, जैसे राम मंदिर पे। और बिल्कुल सर, ब्रेन वॉशर के नाम पर भी इसका नाम आ रहा है कि ये ब्रेन भी वॉश करती थी, बाकी कईयों को इसने इन्वॉल्व कराया, ब्रेन वॉश किया उनका। देखिए ब्रेन वॉश का इनका एजेंडा ये है, मतलब एक तरफ यूट्यूब चलाना, फिर वहां से पैसे लेना। आप काम कर रहे हैं, लेकिन आप हो सकता है कोई गलती से काम करें, लेकिन जब पाकिस्तान से आपको पैसे मिल रहे हैं, जब पाकिस्तान से आपको फैसिलिटी मिल रही है। देखिए हम जब किसी को सोर्स बनाते हैं तो उसको हम पहले तो दोस्ती करते हैं,
दोस्ती करने के बाद उसको देखते हैं इसकी क्या वीकनेस है, इसको क्या चीज चाहिए, उसी चीज तरीके से उसको चीज प्रोवाइड करते हैं, फिर उससे इन्फॉर्मेशन लेते हैं। और यही काम पाकिस्तान भी करता है, लेकिन पाकिस्तान का एजेंडा दूसरा है। ये यहाँ पे टेररिस्ट अटैक करने की प्लान थी, यानी कि हमारे जो मंदिरों पे पाकिस्तान का टेररिस्ट अटैक का एजेंडा बहुत पुराना है, और वही इसको यूज कर रहे थे ज्योति को इसी चीज के लिए। जी बिल्कुल, हम आप सबके पास वापस लौटते हैं। इस बीच में देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। ज्योति से पूछताछ की एक्सक्लूसिव डिटेल जो है वो सामने आई है। पूछताछ में ज्योति ने देखे हरकीरत सिंह का नाम लिया है। बड़ी खबर सामने आई है, आखिरकार ज्योति ने अपना मुंह खोला, हरकीरत सिंह का नाम सामने आया है। हरकीरत सिंह ने ही ज्योति को दानिश से मिलवाया था। ये बड़ी खबर सामने आई है। वीडियो के लिए पाकिस्तान से गाइड किया जाता था और पाकिस्तानी अफसर के नाम गलत नाम से फीड किया था। ज्योति के लैपटॉप की हिस्ट्री से कई लोकेशन भी यहां पर मिले हैं। देखिए कई वीडियो सिर्फ शूट किए, उन्हें अपलोड नहीं किया गया। क्या वो वीडियो पाकिस्तान को देने के लिए बनाए गए थे? ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी जो है वो सामने आ गई है पूछताछ में। आखिरकार देखिए ज्योति ने अपना मुंह खोला है यहाँ पर। अब तक जो जानकारी की सहयोग ज्योति जो नहीं कर रही थी, लेकिन सख्ती जो है यहाँ पर जांच एजेंसियों की चली, उसके बाद अपना मुंह खोलते हुए उसने हरकीरत सिंह का नाम लिया कि दानिश से उसे उसी ने यानी कि हरकीरत ने मिलवाया था। कई वीडियोस बनाए लेकिन अपलोड नहीं किया। सीधे अनुज सर का रुख करेंगे। अनुज सर, कई वीडियोस बनाए लेकिन अपलोड नहीं किया। अब देखिए ये भी सामने आ रहा है कि आपने कई अफसर के नाम बदल के रखे। देखिए जैसे इससे पहले भी आ रहा था, अरमान का नाम जो है वो आपने किसी गलत नाम से अपने फोन पे फीड किया था। जो आपने अपने सिस्टम में अपलोड नाम रखे हैं वो भी गलत नाम से आप फीड करते हैं। ये सारी चीजें जो कनेक्ट कर रहे हैं, ये सीधे सीधे तौर पर जासूसी और एक तरह से भारत के साथ गद्दारी की ही संलिप्तता की बात जो है वो सामने आती है। ये बिल्कुल ठीक है। मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा, ये सारे डॉट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं अब जाकर के मिल चुके हैं, और ये बात मुझे लगता है कि बहुत जल्द बिल्कुल बियॉन्ड डाउट प्रूव हो जाएगी कि ये ज्योति जो है वो बाकायदा एंटी इंडिया एक्टिविटीज में लिप्त हैं। इनकी मैं वजह आपको बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ एक दो बातें और बताऊंगा मैं, जो कि हमें ध्यान रखने की बात है। हमने ध्रुव राठी का क्या कर लिया आज तक? वो जर्मनी में जाके बैठा हुआ है जी। उसके जितने वीडियोस हैं आप देखेंगे A to Z 100% उसके जो वीडियोस हैं वो कहीं ना कहीं एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी इंडिया, एंटी गवर्नमेंट, एंटी मोदी। ठीक है, हमने अभिव्यक्ति की आजादी को एक अलग एब्सर्डिटी की लिमिट तक ले जा चुके हैं हम लोग। अभिव्यक्ति की आजादी का ये तात्पर्य नहीं होता किरण कहीं भी कि आप कुछ भी कह दें, देश के खिलाफ कह दें, देश की खुफिया जानकारी दूसरों को दे दें। ये अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, बिल्कुल नहीं हो सकती। ये खुफिया जासूसी है। मैं एक बात आपको थोड़ा सा कड़ी बात कहना चाहूंगा कि हम लोग कहीं ना कहीं, हमारे जो मीडिया के लोग भी हैं, वो लोग भी बहुत ज्यादा इस प्रकार की चीजों को एक्सपोज करने में कहीं ना कहीं चूक हमसे हुई है। अगर हम बताएं, हमने कितनी बार इस प्रकार के लोगों को डायरेक्ट 1971 उसके पहले। और एक दो बात और मेरे को बोलने दो प्लीज, और वो ये है कि आप देखिए पाकिस्तान के जितने भी यूट्यूबर्स हैं या जितने भी सोशल एक्टिविस्ट, हमको पाकिस्तान से सीखना चाहिए। उनके जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी उनके सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स हैं, उन तमाम की DGISPR से बाकायदा ग्रेडिंग होती है। अगर DGISPR को वो मंजूर नहीं है तो वो आप यूट्यूबर, ब्लॉगिंग कुछ नहीं कर सकते। इट इज एज सिंपल एज दैट। पाकिस्तान में आप जिस प्रकार, पाकिस्तान के जो लोग आज आप देखें, इसी ज्योति मल्होत्रा के पक्ष में पाकिस्तान में कुछ बातचीत उठ रही है। आई होप यू नो इट। तो ये जो चीजें हैं, ये भी उसको चीज को कनेक्ट कर रही है। पाकिस्तान की एक लेडी यूट्यूबर है, वो कह रही है कि इनको तो गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान का कनेक्शन बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जो होती है ना, इसको अगर हम बिल्कुल सही समय पर अगर नहीं रोक पाएंगे तो मुझे लगता है इसको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। जो सांत्वना जी कह रही थी थोड़ी देर पहले, उसको मैं एक स्टेप आगे ले जाऊंगा। उन्होंने ये कहा कि हम लोग उनको फॉलो क्यों करते हैं। मेरा मत सिर्फ फॉलो की बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि जो कंटेंट है वो कहीं ना कहीं देश के खिलाफ जा सकता है या इतना सेंसिटिव है जो कि भारत को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसको एक्सपोज करने की जिम्मेवारी समाज की है। मैं बार बार यही कहता हूं कि जो समाज और जो मीडिया, इनकी जो जिम्मेवारी है इस मामले में, वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिसिंग है। जो मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर राजनीतिक दल अपना
काम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अभी बता रहा हूं आपको, ये जो कितने रफाल ये हो गए, उतने हो गए, ये मिस इन्फॉर्मेशन है। कोई गलत बता रहा है उन लीडरों को और वो उस गलत इंफॉर्मेशन के आधार पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं आपको सही बात बता सकता हूं, जो कि सबको पता है क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, लेकिन उनको गलत फीड कर रहे हैं। तो ये जो गलत फीड करने वाले लोग हैं, जो उनका अपना आईटी सेल्स है, बिल्कुल उनको बिल्कुल भी कहीं अमित ना सर, कहीं इसीलिए तो चेक ये करने की बात आवश्यकता भी है। इसलिए उठ रही है ना कि आपको अपने देश के प्रधानमंत्री, अपने सेना प्रमुख पे भरोसा नहीं, आपको इन जैसे यूट्यूबर्स पे भरोसा है जो पता नहीं कहां से जानकारी लाते हैं, कहां देते हैं, आप उस पे भरोसा करके सवाल आप अपने देश से पूछ रहे हैं। सिर्फ भरोसे की बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि उस भरोसे के आधार पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उस भरोसे के आधार पर आप भारत की सेनाओं ने जो आपको इंफॉर्मेशन खुद आकर के दिए उस पर विश्वास नहीं करते हैं। तो ये भी मैं इसलिए इसको कनेक्ट कर रहा हूं कि ये जो ज्योति हैं और उनके साथ जो उनका जो इकोसिस्टम जो पाकिस्तान ने यहाँ पर तैयार किया है दानिश के माध्यम से, और दानिश तो छोटा आदमी है, ये पिछले 70-80 साल से ये लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं और ये इन्होंने बहुत जबरदस्त जाल फैलाया हुआ है। कई दफा ये हमने बात की है। और ये लेकिन बात यह है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन हमारे जो लीडर्स हैं उनको कंफर्म करना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई आपको शक है तो आप कोई तरीके से कंफर्म करें। ये सरकार के इस बात को जो चीज पाकिस्तान कहना चाह रहा है, ये बात पाकिस्तान लगातार शुरुआत से कहने का प्रयास कर रहा है कि हमने इतने रफेल गिरा लिए। अगर वही सवाल आप पूछना शुरू कर देंगे तो उनकी बात को ताकत मिल रही है। ये भी मेरे हिसाब से एक एंटी नेशनल कार्रवाई है। मुझे लगता है कि हमको इसको थोड़ा सा इसका कैनवस बड़ा बढ़ने की आवश्यकता है। और ज्योति जैसे लोगों को साथ उनको, हालांकि मैं उनकी भावना समझता हूं कि इसको फांसी दे दी जाए। मेरा मानना यह है कि इसको उस समय तक इनसे इंटरोगेशन होना चाहिए तब तक कि इसके जो पूरा जाल फैला हुआ है, कहां कौन इसमें शामिल है, वो पूरी तरह से हमारे सामने उभर करके सामने नहीं आ जाता है। क्योंकि ये बहुत बड़ा रैकेट है, बहुत बड़ा नेटवर्क है जी। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। अभी आपने उड़ीसा में एक इसका कनेक्शन देखा है या नहीं, वो सिद्ध होने के बाद किया जाएगा, लेकिन कनेक्शन करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये हर जगह पूरे भारतवर्ष में ये फैला हुआ है और अभी से नहीं है। 1953 का मैंने आपको कोट करके बताया था कल। ये बहुत पुरानी उनकी पाकिस्तान की जो चाल है और ये पाकिस्तान बहुत पुराने से एक पूरी कोशिश कर रहा है यहाँ पर किस प्रकार से भारतवर्ष में मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाई जाए। और हमारे में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उस मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के लिए साथ में सक्षम होते हैं और फिर उसको हम एक एजेंडा बना करके आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। इस समय आप देखिए, आज पाकिस्तान से एक भी कोई अगर आवाज आई हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी टीटीपी, एटीपी, बीटीपी, कोई भी हो, एक अगर आवाज आई हो जिसने कहा हो कि पाकिस्तान की सेना के खिलाफ एक वर्ड, एक आवाज आई हो जिसने कहा हो आसिफ मुनीर के खिलाफ एक शब्द, नहीं। ये होती है देश के प्रति भावना। हम स्वतंत्र बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार को लेकर के यहाँ पर फंस जाते हैं कि हमें तो अधिकार है बोलने का, हमें तो अधिकार है बोलने का। इसी बात को लेकर के हम रटते हैं और ये कहते हैं कि देखिए हमने तो अपनी सिर्फ बातों को रखा है और ये आजादी है और ये संविधान ने हमें दिया है। बदलाव की आवश्यकता है। एक वहां पर जो है क्राइटेरिया क्रिएट करने की जरूरत है कि आप कितना बोल सकते हैं, कितना नहीं बोल सकते हैं। एनके सूद साहब, आपके पास हम आएंगे जी। तो सूद साहब फिलहाल हमारे इसमें नहीं है। धर्मगुरु रामदूत जी आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए लगातार गलत नैरेटिव जो है वो फैलाया जाता है, लेकिन इसको अगर हम दूर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इससे पहले हमने ब्रेन वॉश की बात की, जो पाकिस्तानी होते हैं, जो मुस्लिम, जो आपने देखिए जिहाद की भी बात की है कि जिहाद किस तरह से जो है वो चलता है। ऐसे में हमारी खुद की क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी जो है वो होनी चाहिए ताकि जो हमारे युवक हैं, जो हमारी यंग जनरेशन है, वो इस तरह की बातों में ना फंसे, वो समझ सके कि सामने वाले की क्या मानसिकता है, क्या विचारधारा के साथ, किस सोच के साथ जो है वो आ रहा है, भारत के खिलाफ हमें भड़का रहा है, हमें हमारे धर्म के खिलाफ भड़का रहा है। तो इसको लेकर के सजग रहने के लिए हम किस तरह से आगे जो है लोगों को लेकर के चले, अपने बच्चों की परवरिश कर सके, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मुझे लगता है इस बात को आप बहुत ही आसानी से जो है लोगों तक पहुंचा पाएंगे। किरण जी, दो मुद्दे हैं, एक आपने प्रश्न किया देश का, दूसरा प्रश्न किया बच्चों का जी। दोनों प्रश्नों का एक ही जवाब है कि जब हमारी दंड संहिता कमजोर पड़ती है ना, आज देश में व्यक्ति की आजादी के नाम पर जो फूअड़ फन फैलाया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं देश की दंड संहिता कमजोर है। लोगों को पता है कि
संविधान की आड़ में वो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से वो रिलीफ ले लेंगे। लेकिन पहले के समय में ऐसा होता था, जब राजाओं का शासन था, कि देशद्रोह सर्वोपरि माना जाता था। वहां एक ही दंड होता था, मृत्युदंड। वहां न राजा के खिलाफ और ना ही देश की गतिविधियों के खिलाफ कोई भी गलत कदम उठा सकता था। तो पहले के समय में एक एक प्रजा का व्यक्ति, एक एक सैनिक अपने देश के लिए बलिदान, अपने राज्य के लिए बलिदान होने के लिए तत्पर होता था, और वो कहीं ना कहीं वो गलत करने की सोच भी नहीं सकता था। और आज यही छोटी सी शिक्षा हमें अपने बच्चों को देनी है कि कहीं ना कहीं अगर आप गलत करोगे तो उसका दंड मिलेगा। बहुत से ऐसे केस आते हैं, ध्रुव राठी की बात होती है, या कई ऐसे हैं, एक लेडीज कोई इन्फ्लुएंसर है, वो भी देश के खिलाफ बोलती रहती हैं, और उन्हें कहीं ना कहीं प्रमोट किया जाता है। और अगर प्रमोट नहीं कर पाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा उन्हें दो बातें सुना के छोड़ दिया जाता है। लेकिन जब भी ऐसी कोई गतिविधि आए कि जिसमें सेना के ऊपर या देश के ऊपर संकट आने की बात है, या किसी धर्म के ऊपर संकट आने की बात है, या पूरी मानवता के लिए संकट है ये लोग, तो अगर ऐसी कोई बात होती है तो आपको पूर्ण जिम्मेदारी के साथ देश की दंड संहिता को इतना प्रबल होना चाहिए कि इनका दंड इतना विकट हो कि इससे कहीं ना कहीं 100 लोगों को सीख मिले। अब एक यहाँ प्रश्न उठता है कि जब ज्योति मल्होत्रा ने सारे मंदिरों की रेकी की, उसके बाद पहलगांव की रेकी की, तो हमला पहलगांव में क्यों हुआ? क्योंकि पाकिस्तान सेफ खेल रहा है। पाकिस्तान को पता है पहलगांव से वो वापस लौट सकते हैं। लेकिन अगर देश के अंदर घुस के उन्होंने कोई प्लान किया तो उनका हाल मुंबई अटैक जैसा होगा, वो मारे जाएंगे। अब मारे जाएंगे तो उनके प्रमाण मिलेंगे, प्रमाण मिलेंगे तो सीधी इन्वॉल्वमेंट होगी, और सीधी इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से उनके पास बचाव का कोई भी मुद्दा नहीं बचेगा। क्योंकि भारत इतना सुदृढ़ हो चुका है पूरे विश्व में कि वो अपनी बात रख सकता है, और बात रखेगा ही नहीं। अगर पाकिस्तान की डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट मिलती है तो भारत उसका प्रत्युत्तर भी दे सकता है। तो क्या किया कि पहलगांव जैसी जगह पर अटैक किया, चोरों की तरह आए और चोरों की तरह भाग गए, और निर्दोष निहत्तों को अपना शिकार बनाया। अच्छा, हिंदुओं को ही क्यों शिकार बनाया? समझने की बात है, क्योंकि यहां हिंदू आज भी मानवता की बात करता है। जब भी कोई भी, चाहे वो इस्लाम से जुड़ा व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी अन्य स्लीपर सेल का व्यक्ति हो, मैं इन्हें स्लीपर सेल ही बोलूंगा, जब भी कोई भी स्थिति होती है तो अटैक या तो हिंदू मंदिरों पे होता है या हिंदुओं पे होता है। क्यों? क्योंकि उनका एक सोचना है कि जितनी बुरी तरीके से हम उनका आत्मविश्वास तोड़ेंगे या उनके जनहानि करेंगे या धनहानि करेंगे तो कहीं ना कहीं भारत कमजोर होगा। लेकिन अगर देश एकजुट हो जाए, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के लिए हुआ, ऐसा ही देश एकजुट इन जैसे स्लीपर सेलों के लिए हो जाए, और इनकी अगर उसमें सहभागिता दिखती है और इन पे सेक्शन 113 के खिलाफ कार्रवाई होकर इनके सीधा मृत्युदंड दिया जाए, तो ये कहीं ना कहीं एक का मृत्युदंड 1000 लोगों के लिए मैं आपसे ये रामदू जी ये समझना कि देखिए स्लीपर सेल तो माइंड वॉश किया जाता होगा, प्रलोभन दिया जाता है, इस वजह से बनते हैं जो देश में ही होते हैं और देश के ही लगभग नागरिक होते हैं। ऐसे में इस बात को कि क्या इन्हें स्लीपर सेल बनने से पहले नहीं रोका जा सकता? मतलब घर से ही वो एजुकेशन मिले, घर से ही वो समझ मिले, या फिर हम बात कर ले कल मुझे लग रहा है अनुज सर ही इस बात को कह रहे थे कि स्कूलों में भी इस चीज को पढ़ाने की जरूरत है। स्कूलों में भी इस चीज को पढ़ाने की जरूरत है कि आपका माइंड वॉश ना हो, आपको ट्रैप से कैसे बचना है। तो क्या इसको लेकर के जी किरण जी अगर इसे बहुत निचले स्तर पे रोकना है, बनने से पहले ही रोकना है, तो कहीं ना कहीं संविधान में बहुत सारे संशोधनों की आवश्यकता है। फिर संविधान में इतना संशोधन हो कि आप देश के खिलाफ, अपने देश के पंत प्रधान के खिलाफ, अपने देश की सुरक्षा व्यवस्था के खिलाफ खुलेआम नहीं बोल सकते, पहली बात। दूसरी बात कि कहीं ना कहीं अगर आप बोलते हुए पाए गए तो आपके पास कठोर दंडात्मक आपके ऊपर कार्रवाई होगी। क्योंकि एक चौपाई को रामचरितमानस की बहुत गलत लिया गया, लेकिन ये वास्तविकता है। और गवार सूत्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, जब तक आप इन पर अपनी नजरें गड़ा के नहीं रखेंगे, इन्हें सही रास्ता नहीं दिखाएंगे, और अगर ये सही रास्ता दिखाने के बावजूद नहीं सुधरते और उसके बाद इन्हें दंड नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसा ही होता रहेगा। अगर आपको इसे बहुत निचले स्तर पर सुधारना है कि वो स्लीपर सेल ना बन पाए, क्योंकि आप समझिए ज्योति मल्होत्रा जैसी एक आम महिला जिसे पाकिस्तान में जाने के लिए वीजा मिल जाता है, वीआईपी ट्रीटमेंट मिल जाता है, भारत में वो बहुत अच्छी लाइफ जी रही है, बहुत कम फॉलोवर के साथ, बहुत कम फॉलोवर, ज्यादा नहीं है, कोई इतनी बड़ी इनकम सोर्सेस नहीं है उनके पास,
और उसके बाद दौरे भी कहा के किए उन्होंने, दौरे किए बांग्लादेश का किया जहां हिंदू के साथ अत्याचार हुआ, दौरे किया उन्होंने पाकिस्तान के का किया जहां पहलगांव जैसा अटैक हुआ, वहां भी हिंदू हताहत हुए। तो समस्या ये है कि अगर ऐसा कुछ बनाना है तो सरकार को कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। कठोर संविधान में कदम, जो कठोर अभिव्यक्ति की कानून। आजादी का नाम दिया सांत्वना गया जी है देखिए, उसमें कुछ सुधार करने जी पड़ेंगे। जी सांत्वना जी देखिए, लगातार बात यहाँ पर जो है वो समाज में कठोर कानून की बात यहाँ पर रामदूत जी कर रहे हैं। हम आपसे भी समझना चाहें, क्योंकि जब भी देखिए होता है, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमने इससे पहले देखा है कि अगर कठोर कानून दिए जाते हैं तो तालिबानी सजा के तौर पर बोल दिया जाता है या कहा जाता है देखिए मानवीयता ही नहीं है, अभिव्यक्ति की आजादी कहाँ चली गई है, लोगों को जीने का अधिकार है, कहने का अधिकार है, वो चीजें कर सकते हैं। ऐसा हमने कई चीजें यूट्यूब चैनल, अगर कोई वीडियो भी बना है तो उसके नीचे हमने देखा है कि किस तरह से लोग कभी पक्ष में कोई विपक्ष में कहते हैं। तो ये कठोर कानून का प्रावधान लाने की जो बात हो रही है कि दंड दिया जाए, वो भी मृत्यु दंड होना चाहिए, जो हमने पहले के जमाने में देखा है, तो क्या ये संभव है और ये होना चाहिए? कितनी आप इसको लेकर के सहमत नजर आती है? किरण, पहले तो मेरे इसमें यूट्यूबर आ रहा है, ये हटवा दे प्लीज, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ जी। दूसरी बात ये कहूंगी कि जो आप कह रहे थे कि कड़ा प्रावधान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जब तक कड़ी सजा नहीं दी जाएगी, समाज को मैसेज नहीं दिया, नहीं, मृत्यु दंड से कम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ कि मृत्यु दंड होना चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं होगा तो समाज का कोई ना कोई व्यक्ति ये हरकतें करता ही रहेगा। देखिए, वो अभी जैसे अभी बात हो रही थी कि ध्रुव राठी पर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो जर्मनी में जाके बैठा है। अगर हम ज्योति पर भी कुछ नहीं करते हैं, अगर इसके आरोप सिद्ध होते हैं, तो सिंपली लोगों को ये मैसेज जाएगा कि हमारा जो दंड संहिता है इतनी कमजोर है कि कुछ नहीं किया जा सकता, और ऐसे लोग करते ही रहेंगे क्योंकि उनको आसानी से पैसे मिल रहे हैं। बिना मेहनत करे वो 4 ब्लॉग बना के एंटी नेशनल चीजें करके वो बहुत आसानी से अपनी लविश लाइफ जी रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि इनकी कड़ी सजा देनी चाहिए। लेकिन ऐसी चीजों को सॉल्व करने के लिए और क्या किया जा सकता है, मैं इस पर भी बात करूंगी। देखिए, किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए 2 तरीके की मैकेनिज्म होती है, प्रिवेंटिव मैकेनिज्म और सेटलमेंट मैकेनिज्म। प्रिवेंटिव मैकेनिज्म हमारे देश में बहुत कम फॉलो की जाती है। सेटलमेंट में अब जैसे ज्योति का नाम आ गया तो हम उस चीज को सेटल करने के लिए आगे बढ़ने लगे, लेकिन हम इसके प्रिवेंशन पर काम क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन भी है और ये सजेशन भी है कि ऐसी चीजों को ऐसी चीजों के प्रिवेंशन पे काम करना चाहिए। उसके लिए हमको यूट्यूब या सोशल मीडिया के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटीज होनी चाहिए कि किसी कोई भी कंटेंट बिना जांचे ना जाए, या इस तरह के कंटेंट का क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, अगर ऐसा कोई करता है तो उसको क्या क्या चीजें, किन किन चीजों के लिए वह अकाउंटेबल होगा, ये सारी हमारी प्रिवेंटिव मैकेनिज्म जो है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। सेटलमेंट तो बाद में आता है, क्यों ना इसको प्राइमरी लेवल पे ही रोक दिया जाए। और तीसरी बात, जो हम धर्म की बात करते हैं, धार्यत इति धर्म है, हम जो धारण करते हैं वो धर्म है। ऐसे लोग 2 जगह जाके वीडियो बना के और वो धर्म का प्रचार नहीं सकते। जैसे महंत जी कितनी अच्छी बातें कर रहे थे, हम जो ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो वर्षों से धर्म की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको ग्लोरीफाई क्यों नहीं करते, उनको क्यों नहीं मानते? हम ऐसे ये 2, मतलब कहना नहीं चाहिए, बट ये 2 कौड़ी के जो यूट्यूबर्स हैं, इनको क्यों हम धर्म के लिए इनका आचरण क्यों फॉलो करते हैं? धर्म प्रदर्शन का विषय नहीं है, लोगों को भी सोचना होगा, ये लोगों को भी सोचना होगा। और जहां तक पहले भी यही कहा, और सबसे बड़ी बात है, नेगेटिव परोसा जाता है, लोग ज्यादा पसंद करते हैं। नेगेटिव परोसा जाता है, वो ज्यादा पसंद करते हैं। अब शब्द बोले जाते हैं, वो लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है। लोगों को भी अपना बिहेवियर चेंज करना है, और फोर्सफुली ये जो यूट्यूबर्स हैं या जो भी लोग हैं, इन लोगों को भी अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा कि हम समाज में कुछ भी नहीं परोस सकते हैं। देयर शुड बी अ बाउंड्री, और बाउंड्री सरकार स्टैब्लिश करे, सोसाइटी स्टैब्लिश करे, कानून स्टैब्लिश करे, हर स्टेप पे बाउंड्री क्लियर करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, सिर्फ ये मुद्दा नहीं है, रील बना के और बहुत सारी चीजें की जा रही हैं, वो भी हमारे समाज पे आघात करती हैं। हमारे संस्कार गायब हो गए हैं, कोई नंगा नाच कर रहा है, कोई कुछ भी अश्लील कंटेंट परोस रहा है। दिस शुड नॉट बी डन।
ये नहीं होना चाहिए, इस पे रोक लगनी चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी पर हम कुछ भी नहीं परोस सकते, इसकी क्लियर कट गाइडलाइंस होने चाहिए। अब समय आ गया है। अभी तो चलिए हम देश के सुरक्षा के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन देश के अंदर ही बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि सिर्फ ये अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर निगेटिविटी बढ़ती जा रही है, वो भी बंद होना चाहिए। जी बिल्कुल। अनुज सर भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सर आप अपनी बात को रखिएगा, उसमें एक सवाल भी मैं ऐड ऑन कर दे रही हूँ सिर्फ, क्योंकि देखिए हम लगातार कह रहे थे जो पहलगाम का हमला हुआ है वो मुंबई हमले जैसा ही है, यानी कि लगभग उसी तरह के हमले को अंजाम देने की कोशिश जो है वो की गई। इसके साथ साथ अगर हम ज्योति की जासूसी को और कोलमैन हेडले की जासूसी को देख ले, जिस तरह से उसने रेकी की थी, लगभग वो भी यहाँ पर मिलता जुलता हुआ दिखता है। एक्चुअली ये पूरा केवल पहलगाम और 26/11 को आप रिलेट करें, जो 1993 में एक्सप्लोजन्स हुए थे उससे लेकर के आज तक जितनी भी घटनाएं यहाँ पर हुई है वो लगभग उनका मॉडस ऑपरेंडाई सेम रहा है, लगभग उसके पीछे काम करने का तरीका। क्योंकि क्या होता है, ये मैं बता रहा हूँ आपको बार बार, कि जो इनका नेटवर्क, जो नेक्सस फैला हुआ है पूरे देश में, वो कई सालों से है और उसी को एक्टिव, वो बार बार उसको एक्टिव कर देते हैं। आप उसको स्लीपर सेल बोल लें, जो मन में आए बोल लें। मेरा ये तात्पर्य, मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि जब हम देखिए, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, आज पाकिस्तान में कम से कम 1000 बार वो क्लिप्स दिखाए गए हैं जहां किसी पार्टी विशेष ने कहा था कि पुलवामा जो है वो बीजेपी ने या किसी ने भी अपने इलेक्शन जीतने के लिए उसको करवाया। इस प्रकार की बात वो ये कहना चाह रहे हैं, वो अगर यहां हम कहते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उनको ताकत मिलती है। कोई भी स्टेटमेंट किसी का भी हो, वो स्टेटमेंट अगर भारत के खिलाफ जा रहा है, वो स्टेटमेंट नहीं दिया जाना चाहिए। देखिए, हम उस देश के में रहने वाले हैं जहां हमारा इतिहास हमें ये सिखाता है कि अगर आपको जयद्रथ का वध करना है तो अगर सूर्य को छुपाना पड़ेगा, वो भी सही है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत रिपोर्टिंग करें, आप कम से कम देश के बारे में सिर्फ सच बोलें, सिर्फ सच बोलें। सूर्य को छुपाएं, लेकिन ये तो बताएं कि सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध हो गया। तो ये मेरा मानना है कि हमको बहुत ज्यादा इसमें समझ करके रहने की आवश्यकता है, और ये जब तक हम बिल्कुल छोटे स्तर से इसको बताना नहीं शुरू करेंगे, आपके पास इसके बारे में नहीं, अनुज सर आप कंप्लीट कर लीजिए। एक दो चीजें और मैं बताना चाहता हूँ। वो दूसरी बात ये होती है, देखिए हम बार बार उसकी बात कर रहे हैं कि दंड होना चाहिए। ये मेरा मानना है कि ये प्रोविजंस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये इंप्लीमेंट नहीं होती। आप जो अभी एग्जिस्टिंग प्रोविजन है उसको तो इंप्लीमेंट करके दिखाएं आप, कि अगर आपके पास ये नहीं काम करेंगे तो इसका ये दंड हो सकता है। वो तक नहीं हो पाता है, सालों आपके केस चलते रहते हैं। तो जब जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये बहुत साधारण बात है, हजारों बार हमने शब्द सुनी है। तो ये मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं इस प्रकार के लोगों को सही समय पर रोका जाना चाहिए। मैंने आपको बार बार उदाहरण दिया है, पाकिस्तान में DGISPR के अप्रूवल के बिना आप YouTube के ऊपर एक छोटा सा भी ब्लॉग कुछ नहीं डाल सकते, या किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर। तो ये एक बहुत आवश्यक चीज है, और इसमें समाज की जागरूकता, हमारे शिक्षण संस्थानों की जागरूकता, ये बहुत आवश्यक है। लोगों को बहुत सारे केसेस में पता ही नहीं होता है कि वो भारत के देश के लिए कहीं ना कहीं नुकसान कर रहे हैं। उनको आपको चारों तरफ आंख खोल करके देखते रहने की, ऑब्जर्वेशन करने की आवश्यकता है। उनको सिर्फ मतलब होता है सर कि हमारे व्यूज बढ़ रहे हैं, तो हमारे पास पैसे आ रहे हैं, बस यही उनका जो है पूरा ये रहता है, एजेंडा रहता है। उसके अलावा जो समाज का काम है कि आप देखें कोई अनयूजुअल एक्टिविटी, ये बहुत जरूरी है। कोई भी चीज अचानक से कोई बहुत बढ़ गया, किसी का कोई वो बढ़ गया, कहां पर आपके फॉलोअर्स हैं, किस प्रकार की आपका कंटेंट, बिल्कुल ये सब पर नजर होनी चाहिए, हम आपके पास लौटेंगे महंत रामदूत जी। इससे पहले हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं अपने दर्शकों को। मेरे सहयोगी विवेक शांडिले ने ज्योति की जासूसी के ऊपर में एक रिपोर्ट तैयार की, वो हम दिखाते हैं अपने दर्शकों को। ज्योति मल्होत्रा में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, एक एक करके कई खुलासे हो रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा के मामले में सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ है कि ज्योति मल्होत्रा सबसे पहले 2.5 साल पहले पाकिस्तान के करतारपुर साहिब गई थी, वो भी करतारपुर कॉरिडोर होते हुए, और वहीं से ISI जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, उसने ज्योति मल्होत्रा को सॉफ्ट टारगेट चुना, और वहीं से ज्योति मल्होत्रा को निशाना बनाकर ISI ने अपने प्रोपेगेंडा पर काम शुरू किया। इसके बाद से ज्योति मल्होत्रा का न सिर्फ पाकिस्तान आना जाना बढ़ा, बल्कि पाकिस्तानी एम्बेसी के अधिकारियों से भी ज्योति मल्होत्रा की काफ़ी साठगांठ हो गई। पाकिस्तानी एम्बेसी में काम करने वाले दानिश के साथ भी ज्योति मल्होत्रा की नज़दीकियां काफ़ी बढ़ी।
इसके बाद ज्योति न सिर्फ पाकिस्तान गई बल्कि बांग्लादेश और चीन का भी दौरा किया, और ये सारे दौरे सवालों के दायरे में है क्योंकि चीन और पाकिस्तान में ज्योति को वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता रहा। सवाल इस बात का है कि क्या एक आम यूट्यूबर जो एक ट्रैवल ब्लॉग बनाती है, क्या उसे पाकिस्तान और चीन जैसे देशों में वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल सकता है? इसे लेकर सुरक्षा एजेंसियों और जांच एजेंसियों के कान खड़े हैं और ज्योति मल्होत्रा के बैंक अकाउंट भी खंगाले जा रहे हैं। महेंद्र रामदू दास जी, आप जो कुछ कहना चाहते हैं वो कह दीजिए। आलोक जी के पास फिर मैं चलूंगी क्योंकि उनको मैंने बिल्कुल वक्त नहीं दिया है, इसलिए आप 30 सेकंड में सर अपनी बात कह दीजिए। महेंद्र जी। किरण जी, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, और ये मेरा पर्सनल सोचना है, मैं इसे कह नहीं सकता कि ये संभव हो। मैंने एक बात बार बार कही है अपने वक्तव्य में, और मैं जो सोचता हूँ कि आतंकवाद का सिर्फ एक ही धर्म है, इस्लाम, और जहां जहां आतंकवादी है वो सारे मुस्लिम हैं। लेकिन यहाँ ज्योति मल्होत्रा की इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं मुझे ये दर्शाती है, और ये आने वाले समय में आप देखना, ये मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत सारी चीजें और खुल के आएगी कि अब ये पाकिस्तान का एक सॉफ्ट टारगेट बन गया है कि हिंदुओं को इसमें इन्वॉल्व करो, क्योंकि जब भी कोई भी हमला होता है तो उसमें साकिब निकलता है, आकिब निकलता है या मोहम्मद निकलता है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि चाहे उन्हें प्रलोभन देके, धन का देके, या उनकी वर्चस्व का देके, प्रलोभन देके, बिल्कुल हिंदुओं के इन्वॉल्वमेंट को अब यहाँ पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो आगे बढ़ा है। माफ कीजिएगा सर, मैं चर्चा नहीं बढ़ा पाऊंगी, लेकिन सिर्फ जी आलोक जी, अब सरकार की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, खासतौर से यूट्यूब, फेसबुक, इन सबको लेकर के जो बात भी आप कह रहे थे, तो हम चाहेंगे कि इस बात पे आप जल्दी से सर 30 सेकंड्स में अपनी बात को कह दीजिए। देखिए किरण जी, धर्मगुरु शायद इस बात को अग्री करेंगे कि ये कलयुग है और इसमें सारे नॉर्म्स हमारे उलट हो चुके हैं। हमारा लैक्टोमीटर पानी को दूध बताने लग गया है, तो जितनी आप कुहड़पन फैलाएंगे उतनी आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, ऐसा इस समाज में धारणा बन चुका है। और इन चीजों पर ये जो 3 यूनिवर्सिटीज हैं जिनका मैंने जिक्र किया, इस पर कोई लगाम नहीं है, इस पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। और बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए सरकार की जिम्मेदारी जो है खासतौर से बढ़ जाती है। बिल्कुल, जो भी राजद्रोह करता है उसको अंतोगत्वा फांसी की सजा ही होनी चाहिए, तभी ये देश सुधरने को है। बिल्कुल, माफ कीजिएगा सर, मैं और समय नहीं दे पाऊंगी, माफ कीजिएगा इसके लिए, मैं माफी चाहूंगी, वक्त की यहाँ पर कमी है। लेकिन अनुज सर, रामदूत जी आपका और आलोक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सांत्वना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।